अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हाजरा खान है और मैं इंडस हॉस्पिटल के रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट में एज अ फिज़िकल थेरेपिस्ट काम कर रही हूँ। आज मैं इस फोरम के ऊपर से ग्लोबल की तरफ से एक सेशन के ऊपर अवेयरनेस देने के लिए आई हूँ। सेशन है बेसिकली डिसेबिलिटी के ऊपर के डिसेबिलिटी क्या है और किस कंडीशन में आपको पता चलेगा कि आप किस किस्म की डिसेबिलिटी का शिकार हैं। अ, या आपको किन किस्म के कौन कौन से हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की हेल्प चाहिए या आप किसको अप्रोच कर सकते हैं अगर आपको इन स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ डील करना पड़ा है। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि डब्ल्यूएचओ ने एक जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने डिसेबिलिटी के बारे में एक डेफिनेशन जो कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, उसके बारे में उन्होंने ये बताया है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो डिस्ट्रिक्शन कॉज करे या कोई भी ऐसी एबिलिटी जो आपको कोई भी स्पेसिफिक एक्टिविटी करने से रोके, उसे आप डिसेबिलिटी कंसिडर करेंगे। यानी कि अगर आप कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी, चाहे वो फिजिकल हो, जहनी हो, जिस्मानी हो, या उसमें सोसाइटी या इन्वायरमेंटल कोई भी एलिमेंट इन्वॉल्व हो और आप वो ना परफॉर्म कर पा रहे हो, तो वो डब्ल्यू की उस डेफिनेशन के मुताबिक डिसेबिलिटी कंसिडर की जाती है। अब 3 दिसंबर बेसिकली ग्लोबली जो है वो इंटरनेशनल डे मनाया जाता है एज अ डिसेबिलिटी डे, जिसका बेसिकली एम ये होता है कि हम जितने भी लोग हमारे इर्द गिर्द माजूर हैं, चाहे वो किसी भी तरह की माजूरी का शिकार हैं या किसी भी तरह से डिसेबल हैं, हम उनकी यूनिकनेस को, उनकी डाइवर्सिटी को कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। और इसको सेलिब्रेट करने का बेसिक एम ये है कि हम उनकी लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते हैं एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल या एज अ सोसाइटी या एज अ फैमिली मेम्बर। मैं आज के टॉपिक में जो है वो कुछ डिसेबिलिटीज़ को कवर करूँगी, जिनकी कॉजेज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर मैं आप इस टॉपिक में एक बेसिक चीज़ कवर करूँगी जो कि हमारी सोसाइटी में पाकिस्तान के अंदर बड़ा कॉमन है, कि हमें यही अवेयरनेस नहीं होती कि अगर हम किसी स्पेसिफिक डिसेबिलिटी का शिकार हैं या हमारे अंदर कोई इनएबिलिटी है, तो हमें किस तरह हेल्थ केयर सर्विसेज को अप्रोच करना है, कौन कौन से हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं वो हमारी किस किस तरह से मदद कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट उसमें ये आता है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का इसमें क्या रोल हो सकता है। और एक बहुत मेजर इशू जो आ रहा है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की तरफ से, वो ये आता है कि हम डायग्नोज नहीं कर पाते कि जो जो सर्विस यूजर है, जो पेशेंट है, वो किस डिसेबिलिटी के किस क्राइटेरिया में फॉल करता है और उसको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और आपने उसको उसके साथ कैसे डील करना है। तो एक बेसिक फ्लॉ जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की तरफ से आता है वो ये आता है कि आप जितने भी पेशेंट्स या जितने भी डिफरेंट कंडीशंस के साथ लोग अप्रोच करते हैं, उन्हें एक ही तरह का ट्रीटमेंट देते हैं जो कि उनके लिए सम हाउ इफेक्टेड नहीं होता। थर्ड चीज़ जो मैं आज के टॉपिक में कवर करूंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि डिसेबिलिटी, अगर आप किसी एक टाइप की डिसेबिलिटी का शिकार है, यानी कि अगर आपको कोई फिजिकल रिस्ट्रिक्शन है, तो वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करती है, आपकी डेली जो काम है, आपकी जो डेली लाइफ है, उनको भी इफेक्ट करती है और आपके बॉडी ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करती है। तो इस सिचुएशन के अंदर आपने सिर्फ किसी एक तरह के हेल्थ केयर प्रोफेशनल को अप्रोच नहीं करना, बल्कि ये मल्टीपल प्रोफेशनल्स का काम है और आपने किस तरह से उनको अप्रोच करना है और उसके साथ कैसे डील करना है। इंटरनेशनल डे जो डिसेबिलिटी के हवाले से मनाया जाता है, उसमें एक कई सारी रिसर्चेस की गई हैं जिसमें देखा गया है कि 1 बिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं वो वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस करते हैं किसी भी फॉर्म की डिसेबिलिटी को, किसी भी तरह की माजूरी का शिकार हैं, और चाहे वो माइल्ड फॉर्म में है, मॉडरेट फॉर्म में है या सुवेयर फॉर्म में है, वो डब्ल्यू की इस डेफिनेशन के मुताबिक इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है, हमारे डिसेबल जितने भी लोग हैं, जो माजूर अफराद हैं हमारे गिर्द,
डायग्नोसिस से पहले सबसे पहले जो बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वो ये होते हैं कि या तो उनको रिहैबिलिटेशन सर्विसेज जो हैं, उन तक उनका कोई एक्सेस नहीं होता। यानी जिन इलाकों में वो रहते हैं, वहाँ पे कोई रिहैबिलिटेशन सर्विसेज जो है, वो अवेलेबल नहीं होती। दूसरी चीज़ ये आती है कि फाइनेंशियल कंडीशंस उनकी इतनी ख़राब होती हैं कि अगर रिहैबिलिटेशन सर्विसेज उनको मिल भी रही हैं, तो वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते। और तीसरा ये कि सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, वो अवेलेबल नहीं होते, यानी कि लैक ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। फॉर इंस्टेंस साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट या वो प्रैक्टिशनर्स जो उस कंडीशन को स्पेसिफिकली डील करते हैं, वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। या फिर सोसाइटी नॉर्म्स एक बहुत बहुत कॉमन फैक्टर है कि जितने भी डिसेबल लोग हैं, उनको सोसाइटी लेवल के ऊपर बहुत ही एक एक बुरा स्टिग्मा कंसिडर किया जाता है, और लोग इस चीज़ के ऊपर बड़ा माइंड करते हैं कि आप इनको रिहैबिलिटेशन सर्विसेज के लिए ना लेके जाएँ या ट्रीटमेंट के लिए ना लेके जाएँ, या इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आती, तो आप जो है वो सोसाइटी के प्रेशर में आके या उसको किसी भी बैड फॉर्म में कंसिडर करके उन लोगों को ट्रीटमेंट से आप जो है वो डिप्राइव कर देते हैं। और लास्ट जो फैक्टर आता है वो है सोशल और फैमिली सपोर्ट का ना होना। ऐसे लोगों के लिए जो किसी ज़हनी तनाव का शिकार हैं, किसी जिस्मानी माज़ूरी में मुब्तला हैं, अगर आप उनको ट्रीट नहीं कर सकते, तो आप उनकी कंडीशन को बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन ऐसे में सबसे जो मेजर एलिमेंट आता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, या आपकी जो है वो सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती, तो वो लोग जो है वो टोटली होम बाउंड होके रह जाते हैं, और बेहतरी की तरफ आने के बजाय या उनके अंदर जो एबिलिटीज़ होती हैं, उनके ऊपर फ़ोकस करने के बजाय वो अपनी डिसेबिलिटी के साथ जो है वो जितनी भी उनकी बाकी ज़िंदगी होती है वो गुज़ारते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ कि अगर आप देखें डिसेबिलिटी की टाइप्स, हमारे पास 3 3 ऐसी मेजर टाइप्स हैं, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है फिज़िकल डिसेबिलिटी। फिज़िकल डिसेबिलिटी जैसे कि नाम से बता रही है कि जिस्मानी माज़ूरी है। इसके अंदर आगे फर्दर बहुत सारी सब टाइप्स हैं, लेकिन इसका मेजर एलिमेंट ये है कि वो कोई भी आपका बॉडी लिम्ब, यानी कोई भी आपका बॉडी पार्ट जो है, वो किसी भी कंडीशन की वजह से अगर मूव नहीं कर रहा या आपको मूव करने में मसला कर रहा है, तो आप उसको फिज़िकल डिफ़ॉर्मिटी के तौर पर कंसिडर करेंगे। जिसमें सबसे कॉमन टाइप जो आपके इर्द-गिर्द ज़्यादा पाई जाती है, वो होती है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो होती है, उसके अंदर आप या तो किसी जॉइंट या किसी बोन्स या फिर किसी एक्सीडेंटल कॉज की वजह से आपका कोई बॉडी पार्ट जो है वो आपको मूव करने से रोकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको जोड़ों का दर्द है या आपकी आपकी बोन्स के स्पेसिफिक इश्यूज हैं और आप उसकी वजह से चल नहीं पाते, तो ये आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। अब इसकी कई कॉजेज हो सकती हैं। जो भी पेशेंट है या सर्विस यूजर है, अगर उसको कोई ऑर्गन की डिफ़ॉर्मिटी नहीं है, कोई स्ट्रक्चरल डिफ़ॉर्मिटी नहीं है, तो या तो किसी एक्सीडेंट की वजह से वो किसी लिम्ब लॉस में चला गया है, या जिस तरह डिज़ास्टर्स आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, उनकी वजह से किसी स्पेसिफिक ऑर्गन पे चोट लगी है और वो उसको रीगेन नहीं कर पाया, और वो जो है वो एक मेन रीज़न बनी है उसको उसकी लोकोमोटर एबिलिटी के अंदर। इसी तरह से एक्सीडेंट्स वगैरह, ट्रॉमा एक बहुत कॉमन कॉज़ है जो मूव नहीं करने देती। अच्छा, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बाद सेकेंडली जो मोस्ट कॉमनली पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है और बच्चों में स्पेशली ये बहुत ही कॉमन, लाइक हर 100 में से 10 बच्चे जो हैं वो इस कंडीशन का शिकार हैं, दैट इज़ सेरिब्रल पाल्सी, जिसे हम सीपी के नाम से मोस्ट कॉमनली प्रोफेशनल्स जो हैं वो उसको डायग्नोज करते हैं। अब सीपी क्या है? इसमें एक परमानेंट मूवमेंट डिसऑर्डर होता है, जो कि इस वजह से होता है कि ड्यूरिंग या आफ्टर प्रेगनेंसी जो बच्चे होते हैं उनका जो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। अब ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकती है, आफ्टर प्रेगनेंसी भी हो सकती है, आफ्टर बर्थ भी हो सकती है। ब्रेन डैमेज की वजह से क्या होता है कि बॉडी और ब्रेन के बीच में जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है, वो इन बच्चों में रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। यानी कि वो अपने स्पेसिफिक यानी लोअर लिम्ब को या अपर लिम्ब को या किसी एक स्पेसिफिक बॉडी लिम्ब को मूव नहीं उस तरह से कर पाते,
और उनका जो है वो मूवमेंट डिसऑर्डर उनके अंदर आना शुरू हो जाता है और वो मूवमेंट डिसऑर्डर परमानेंट होता है। यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो हील होने के बजाय वो वर्स्ट कंडीशन में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। इस कंडीशन के अंदर अगर आप पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते तो आप उनको थेरेपीज के थ्रू या आपके जो फिजिशियंस हैं जो भी ट्रीटमेंट उसको रिक्वायर्ड है उसके थ्रू आप बच्चे को प्रिवेंशन की तरफ लेके जा सकते हैं। यानी कि जिस कंडीशन में वो है, माइल्ड में है, मॉडरेट में है, सुवेयर में है, तो उससे वर्स्ट कंडीशन में ना जाए, बल्कि उससे अगर इम्प्रूव नहीं कर सकता तो वो कंडीशन वहाँ पे उसकी स्टॉप की जा सकती है अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के थ्रू। थर्ड जो फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व की गई डिसेबिलिटी है वो होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसे आप आम जुबान में कह सकते हैं कि पट्टों का खत्म होते जाना। ये बेसिकली एक ऐसा डिजीज है जो कि आपके मसल्स को वीक करता है या आपके मसल्स को कम्प्लीटली लॉस कर देता है आपके मसल का। ये बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसकी जो कॉज है वो ये होती है कि जो भी प्रोटीन्स आपके मसल्स को बनाते हैं उसके अंदर आपकी जो नॉर्मल जीन्स हैं वो आपकी ऐड हो जाती हैं और वो मसल को उस तरह से डेवलप नहीं होने देती और मसल डेवलप करने के बजाय ये डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाना स्टार्ट कर देती है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को नॉर्मली मोबिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती क्योंकि पेशेंट खुद से इसमें मोबाइल नहीं हो सकता, लेकिन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के ज़रिए आप इस कंडीशन को वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। थर्ड और लास्ट फिजिकल डिसेबिलिटी में जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी जो मूवमेंट से रोकती है, उसमें एक बहुत और मेजर कंडीशन है जिसे हम पोलियो रिलेटेड फिजिकल डिसेबिलिटी कहेंगे। पोलियो रिलेटेड फिजिकल डिसेबिलिटी जो होती है उसको हम आम जुबान में पोलियोमाइलाइटिस कहते हैं और ये पोलियो वायरस बेसिकली कॉज करता है जो कि इफेक्ट करता है आपके स्पाइनल कॉर्ड को या आपके ब्रेन को और आहिस्ता आहिस्ता आपके मसल्स को वीक करता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आपको पैरालिसिस की तरफ लेके जाता है। अब ये आपके मसल्स को, क्योंकि अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट कर रहा है तो आपका जो नीचे का हिस्सा जो आपका लोअर लिम्ब है मोस्ट कॉमनली ये उसको इफेक्ट करता है और मरीज को जो है वो मसल मास वीक करता है और उसको पैरालिसिस की तरफ लेके जाता है। इसके अलावा फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर जो है वो आपकी विजुअल डिसेबिलिटी भी आती है, आपकी हियरिंग इम्पेयरमेंट्स भी आती हैं। विजुअल डिसेबिलिटी के अंदर आपकी फर्दर आगे दो तरह की डिसेबिलिटीज हैं, या तो कंप्लीट ब्लाइंडनेस है, यानी पेशेंट जो है उसमें टोटल एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ साइट है, वो बिल्कुल नहीं देख पाता। दूसरा जो है वो लो विजन है, यानी कि उसका जो विजन है वो पार्शियल है, वो देख सकता है लेकिन उसका विजन क्लियर नहीं होता। उसके बाद हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स आती हैं। हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स में आपकी आगे फर्दर जो है वो दो तरह की डिसेबिलिटीज हैं। एक डिसेबिलिटी जो होती है जिसको आप डेफ का टाइटल देते हैं, जिसमें कंप्लीट हेयरिंग लॉस होता है दोनों कानों के अंदर। दूसरी कंडीशन आती है हार्ड ऑफ हेयरिंग। हार्ड ऑफ हेयरिंग एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें आपकी हेयरिंग फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है कि आपसे जो भी बंदा कम्युनिकेट कर रहा है, वो अगर बहुत ज़्यादा ऊँचा बोलता है तो आप उसकी आपकी जो हियरिंग है वो इतनी ज़्यादा लो होती है कि शायद आप उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, या फिर आपको एड्स जो हियरिंग एड्स होते हैं उनकी हेल्प से आपका हियरिंग प्रोसेस काम करता है। ये वो फिजिकल डिफॉर्मिटीज हैं या वो फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं जो आप डेली अपनी रूटीन में अपने इर्द गिर्द किसी ना किसी फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं। दूसरी जो मेजर कंडीशन आती है वो है हमारे पास न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं बेसिकली वो आपके ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसकी इम्पेयरमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोकते हैं। अब इन कंडीशंस के अंदर आपके फिजिकल जो चैलेंजेस होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं, लेकिन आपके जो मेंटल चैलेंजेस होते हैं वो प्राइमरी होते हैं। यानी कि अगर कोई भी पेशेंट या कोई भी सर्विस यूजर अगर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के साथ आपके पास आया है तो उसको ब्रेन फंक्शन का डिसऑर्डर है जो कि उसकी मेमोरी को इफेक्ट कर सकता है, उसके इमोशंस को इफेक्ट कर सकता है, उसकी लर्निंग एबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है, उसके सेल्फ कंट्रोल को इफेक्ट कर सकता है। इन सारी कंडीशंस के अंदर जो फिजिकल चैलेंजेस आते हैं वो सेकेंडरी होते हैं। यानी कि अगर कोई पेशेंट किसी लर्निंग एबिलिटी
कोई लर्निंग एबिलिटी उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो उसकी वजह से सेकेंडरी तौर पे किसी फिजिकल कंडीशन को फेस कर सकता है, लेकिन उसकी जो प्राइमरी कंडीशन है वो आपकी ब्रेन के साथ अटैच होगी। इसी तरह से ये जो कंडीशन, इस कंडीशन में जितनी भी कैटेगरीज फॉल करती हैं वो अनफोल्ड करती हैं जैसे जैसे पर्सन ग्रो करता है और लाइफ टाइम चलती जाती हैं, और इवन वर्स्ट कंडीशन में जा सकती हैं अगर आपने अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, स्पेशली साइकोलॉजिस्ट को या साइकेट्रिस्ट को अगर आपने कंसल्ट नहीं किया, तो कंडीशंस इंप्रूव करने के बजाय या प्रिवेंशन में जाने के बजाय वर्स्ट कंडीशन में जाना स्टार्ट कर देती है। इसमें जो सबसे पहला डिसऑर्डर कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है दैट इज इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर। इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर के अंदर आपकी जनरल मेंटल एबिलिटीज जो होती हैं उनके 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 लिए उनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको आप इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर कहेंगे। फॉर इंस्टेंस इसमें आ जाता है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यानी जो भी पेशेंट है उसको लर्निंग में, रीजनिंग में या प्रॉब्लम सॉल्विंग में डिफिकल्टी आ रही है, उसका ब्रेन उस तरह से एक्टिवली काम नहीं कर पा रहा। दूसरी जो है वो आती है अडेप्टिव फंक्शनिंग, जिसमें जो भी पेशेंट है वो सोशल या प्रैक्टिकल स्किल्स, यानी अपनी जो उसकी डेली एक्टिविटी की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एक्टिविटीज हैं उसकी डेली लिविंग की, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसको डिफिकल्टी आ रही है या उसके अंदर कंप्लीट एब्सेंट है ये सारी क्वालिटीज और वो बिल्कुल नहीं कर पा रहा, ये कंडीशन इसके अंदर फॉल करती है। उसके बाद जो कॉमनली इस कंडीशन में एक कैटेगरी आती है वो आती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स की, जिसे आप आमतौर पे ऑटिज्म के नाम से भी रिकॉग्नाइज करते हैं। ऑटिज्म एक ऐसी कंडीशन है जो 1 से 3 साल के बच्चों के बीच में 1 से 3 साल के बीच में आप देखेंगे कि अपीयर होना स्टार्ट करती है। उससे पहले शायद कई लोग डायग्नोज नहीं करते इसको, या वो जो है वो अपीयर नहीं होती कंडीशन। अब ये जो है ये जो भी बच्चा होता है जिसके अंदर ये कंडीशन पाई जाती है, ये उसकी कौन-कौन सी एबिलिटी को अफ़ेक्ट करता है। बच्चे की कम्युनिकेशन की एबिलिटी को अफ़ेक्ट करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को अफ़ेक्ट करता है और उसके सेंसरी इश्यूज़ को हाइलाइट करता है। यानी उसके अंदर इन तीनों ये जो तीनों डोमेन्स हैं, इन कंडीशंस का के चैलेंजेस जो है, वो इस किस्म का बच्चा फेस करता है। उसके बाद स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर इस कैटेगरी का एक मेजर डिसऑर्डर है, जो कि आपके बच्चे को नॉर्मली रीडिंग, राइटिंग या इस तरह की जो लर्निंग एबिलिटीज है उसके अंदर डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल सकता है। ये स्कूल एज में स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं उनमें नॉर्मली रिकॉग्नाइज किया जाता है, और समटाइम्स ये रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता टिल अडल्टहुड। यानी कि अगर आपके बच्चे को रीडिंग में, राइटिंग में या लर्निंग में कोई डिफिकल्टी आ रही है तो 80% चांसेस होते हैं कि हम लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते कि बच्चा जो है वो लर्निंग डिसऑर्डर का शिकार तो नहीं है। हम उसको जो है वो प्रेशराइज करते हैं कि शायद बच्चा जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, या उसको उसको वो पढ़ना नहीं चाह रहा, या जो भी कंडीशन हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, लेकिन हम शायद ये रिकॉग्नाइज नहीं करते कि शायद ये किसी लर्निंग डिसऑर्डर का की के रिस्पॉन्स में ये बच्चा जो है वो नहीं कर पा रहा या इसको डिफिकल्टी आ रही है। इस कंडीशन के अंदर जो है वो दो मेजर चीजें आती हैं। एक तो आपकी रीडिंग, राइटिंग और लर्निंग डिसेबिलिटी है, दूसरा आपकी परसेप्चुअल डिसेबिलिटी। परसेप्चुअल डिसेबिलिटी इन बच्चों के अंदर ये आती है कि जो चीज मतलब इनको नजर आ रही होती है उसको उस तरह परसीव नहीं कर पाते, और दूसरा ये है कि वो उस चीज़ को लर्न करना उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो ये 2 मेजर कैटेगरीज़ जो हैं वो इस लर्निंग डिसऑर्डर के अंदर कॉमनली ऑब्ज़र्व की जाती हैं। थर्ड इसके अंदर जो आती है वो आता है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। कम्युनिकेशन एक बहुत ही मेजर लैंग्वेज डिसऑर्डर है जो, और बहुत ही नेग्लेक्टेड लैंग्वेज डिसऑर्डर है। इसके अंदर 2 तरह की कंडीशंस हैं, एक आपकी रिसेप्टिव कंडीशन है और एक आपकी एक्सप्रेसिव कंडीशन है। ये वो डिसऑर्डर है जो नॉर्मली हम हमारी सोसाइटी के अंदर, या आपने अगर देखा हो अपने आसपास, इन कंडीशंस को इतना ज़्यादा निग्लेक्ट किया जाता है कि अगर रिसेप्टिव डिसऑर्डर यानी कि कोई आपकी बात रिसीव नहीं कर पा रहा, या उसको आपके साथ कम्युनिकेशन करने में
रिसीव करने में चीज़ें मसला हो रहा है, तो ये एक डिसऑर्डर है और नॉर्मली इसको डिसऑर्डर कंसिडर नहीं किया जाता। इसी तरह से एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर है। एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर जो है, ये अभी एक बहुत बड़ा कॉमन डिसऑर्डर है कि समटाइम्स वो जो और इसका कनेक्शन परसेप्चुअल डिसऑर्डर के साथ है, यानी जो वो परसीव कर रहा है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो ये सारी कंडीशंस जो होती हैं, ये आप कोप अप कर पाते हैं अगर आप अपने थेरेपिस्ट के पास जाएं, या थेरेपिस्ट अगर रिकॉग्नाइज कर पाए कि आपके चैलेंजेस क्या हैं, आपकी नीड क्या है और आप कौन सी कंडीशन को फेस कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में वो आपको हेल्प कर सकते हैं, या आप अगर अपने कंसर्न थेरेपिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आप इन चीज़ों को कहीं ना कहीं कोप अप कर पाते हैं या एटलीस्ट प्रिवेंट कर पाते हैं। थर्ड जो एक मेजर कॉज है वो क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, उनकी वजह से आने वाली डिसेबिलिटीज हैं, जिसमें नॉर्मली आपके ओल्ड एज पेशेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जीरियाट्रिक जो पेशेंट्स हैं, जो ओल्ड एज लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके अंदर ये कंडीशंस पाई जाती हैं, जिसमें सबसे कॉमन मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, जिसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, उनका ब्रेन और बॉडी के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आता है, जिसके रिस्पॉन्स में वो मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर पाती, यानी कि ब्रेन जो कमांड देता है, जो फंक्शन करता है, और बॉडी उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती, तो उनको मूवमेंट डिसऑर्डर्स आते हैं इसकी वजह से। और ये इतना ज़्यादा प्रोग्रेस करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम कि आहिस्ता आहिस्ता परमानेंटली नर्व डैमेज ये करने लग जाता है। इसके अलावा आपका पार्किंसन डिजीज है, आपका डिमेंशिया, अल्जाइमर्स डिजीज, ये सारी वो कंडीशन है जो ओल्ड एज पेशेंट्स में कॉमनली पाई जाती हैं, और ये सारी की सारी क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, यानी कि अर्ली एज में कहीं ना कहीं उनको इफेक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन ओल्ड एज में आके उसके साइंस जो है वो बहुत क्लियरली विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब ये सारी फिजिकल कंडीशंस हैं जो हम डेली ऑब्जर्व करते हैं, और उनमें से 80% ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनको हम ट्रीट नहीं करवाते, या लोग इसलिए क्योंकि प्रोग्रेस बड़ी स्लो होती है, या उनको अवेयरनेस नहीं है, या जो भी रीजंस होते हैं उसकी वजह से ये कंडीशंस जो हैं वो ट्रीट नहीं की जाती, और आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करते हुए बिल्कुल डिसेबिलिटी की तरफ जो है वो पेशेंट को ले जाती है। अब सेकंड रोल आता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का, जिसमें आपके फिजिशियंस इन्वॉल्व हैं, आपका थेरापिस्ट इन्वॉल्व है, आपका ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट इन्वॉल्व है, आपके सर्जन्स इन्वॉल्व हैं, आपके साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व हैं, आपकी पूरी एक टीम इन्वॉल्व है जिन्होंने एक रोल प्ले करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें ये है कि एवेल्युएट कैसे किया जाए कि कि पेशेंट के चैलेंजेस क्या-क्या हैं। उसके लिए इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन आईसीएफ के नाम से एक स्केल जो है वो इंटरनेशनली बनाया गया है, जिसका बेसिकली मकसद ये है, जिसे कहा जाता है आईसीएफ, यानी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो डिस्क्राइब करता है फंक्शनिंग को भी और डिसएबिलिटी को भी, और इसका रिलेशनशिप हेल्थ केयर कंडीशन के साथ क्या है, ये सारी उस एक कंडीशन को डिस्क्राइब करता है। अब जो आईसीएफ चार्ट है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं जो कि आपस में रिलेट करते हैं। आईसीएफ हमें बताता है कि हेल्थ कंडीशन है, ठीक है, उसकी हेल्थ कंडीशन बेस करती है आपके बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, जिसमें से एक आपकी बॉडी स्ट्रक्चर है और आपका बॉडी फंक्शन है, ठीक है। आपका बॉडी स्ट्रक्चर और आपका जो बॉडी फंक्शन है वो आपको ये बताता है कि आपका बॉडी पार्ट जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। फॉर इंस्टेंस मेरी बाजू है, ये मेरा बॉडी स्ट्रक्चर है, और ये बताता है कि मेरा मेरा जो हाथ है या बाजू है किस स्पेसिफिक कंडीशन के लिए काम कर रहा है, ठीक है। इससे रिलेट करती है या इससे लिंक करती है आपकी कंडीशन, जिसे आप कहते हैं एक्टिविटी या पार्टिसिपेशन। एक्टिविटी या पार्टिसिपेशन जो है वो उस बॉडी ऑर्गन के ऊपर या बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करती है। एक्टिवेशन एक्टिविटी पार्टिसिपेशन आपको ये बताती है कि लोग क्या करते हैं और किस तरह से हाउ दे आर एंगेज्ड विद द वर्ल्ड।
अच्छा, ये दोनों कंडीशंस आपस में रिलेटेड इस तरह से हैं कि अगर आपका कोई बॉडी स्ट्रक्चर या कोई बॉडी फंक्शन इफेक्टेड है, तो आप एक्टिविटी नहीं कर पाते उस तरीके से, या आपकी पार्टिसिपेशन उस तरह से नहीं हो पाती। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं लिंक करती हैं आपके एनवायरमेंटल और आपके पर्सनल फैक्टर्स के ऊपर, जो कि आपको बताते हैं कि दोनों फैक्टर्स जो हैं वो बेसिकली उनका फंक्शन ये है कि दे बेसिकली डिस्क्राइब एंड हेल्प्स हाउ पीपल फंक्शन। अगर आपका इनमें से कोई भी एक जो कैरेक्टरिस्टिक है, चाहे वो पर्सनल फैक्टर है, चाहे वो एनवायरमेंटल फैक्टर है, आपकी एक्टिविटी है, पार्टिसिपेशन है या बॉडी ऑर्गन है, अगर कोई एक भी कंडीशन अफेक्टेड है, तो आप किसी दूसरी एक्टिविटी को उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी हेल्थ कंडीशन को डिफाइन करती हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एक चीज़ में लैक कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी हेल्थ कंडीशन जो है वो कहीं न कहीं इफ़ेक्ट हो रही है। अब आप अगर इस चार्ट के अंदर देखें तो आपको पता चलेगा कि जहाँ आपको बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर प्रॉब्लम आता है, वहाँ आपको फिज़िशियन की या आपको थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट है। आपने कंसल्ट करना है। जहाँ आपको ये डिसेबिलिटी या आपको ये डिसफंक्शन आ रहा है, वहीं पे आपके एनवायरमेंटल और आपके पर्सनल फैक्टर्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं। यानी कि आपको पैरेलली अपने साइकोलॉजिस्ट को या साइकियाट्रिस्ट को भी कंसल्ट करना है। सिमिलरली अगर आप एनवायरमेंटल या पर्सनल फैक्टर्स को नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर या आपके बॉडी ऑर्गन्स भी इफेक्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली ये एक चेन है। अगर आप किसी एक एंगल से भी आपकी हेल्थ कंडीशन इफेक्ट हो रही है और आप उसको कवर नहीं कर पा रहे, तो वो पैरेलली आपके दूसरे काम को भी डैमेज कर रही है। तो आप जो है आपको आपको पूरी एक टीम, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की टीम रिक्वायर्ड है, जो कि आपको हेल्प कर सकें इन इन चीज़ों से कोप अप करने में और आपकी हेल्थ कंडीशन जो है उसको बेहतर करने में। अच्छा, उसके अलावा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए ये है कि कोई भी इंटरवेंशन जो है, अगर वो तब तक सक्सेसफुल नहीं होती डिसेबिलिटी के अंदर, जब तक आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल का, आपकी फैमिली का और आपकी कम्युनिटी सर्विसेज का कोलैबोरेशन नहीं मिलता। यानी कि आप अगर किसी एक एलिमेंट को भी लैक कर रहे हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं है या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अप्रोप्रिएट नहीं है या आपकी कम्युनिटी सर्विसेज उस तरह से नहीं है, तो आपका इंटरवेंशन यानी आपका जो ट्रीटमेंट है वो उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता। इसी तरह से हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है दैट वी ऑल आर डिफरेंट एंड वी ऑल आर विद डिफरेंट एबिलिटीज एंड नीड्स। और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का मेन रोल ये है कि वो रिकॉग्नाइज करें कि आपके पास जो भी पेशेंट आ रहा है वो किन चैलेंजेस के साथ आ रहा है, उसकी नीड्स क्या है। फॉर इंस्टेंस अगर एक पेशेंट जो है वो किसी एक स्पेसिफिक चैलेंज के साथ आता है, हो सकता है जो ट्रीटमेंट या जो थेरेपी आप उसको दे रहे हैं वो उसके लिए इफेक्टिव हो, लेकिन वही पेशेंट वो उसी कंडीशन के साथ अगर कोई दूसरा पेशेंट आ रहा है, उसके लिए वो थेरेपी इफेक्टिव नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों के चैलेंजेस डिफरेंट हैं। एक एक पेशेंट आपके पास आया है जो डिसेबल है और जिसका चैलेंज ये है कि वो वॉक नहीं कर सकता, वो बिल्कुल चल नहीं सकता। ठीक है, पैरेलली उसी कंडीशन के साथ आपके पास एक दूसरा पेशेंट आया है जिसका चैलेंज ये नहीं है कि वो चल नहीं सकता, उसका चैलेंज ये है कि वो इंडिपेंडेंटली नहीं चल सकता। तो दोनों कंडीशंस में बड़ी वेरिएशन है और आपने बड़ा ही क्रिटिकली कैंडी को पिक करना है कि आपने किस चैलेंज को या किस नीड को फुलफिल करना है और किस तरह से पेशेंट को डील करना है। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है प्रोफेशनल्स का कि आप जो भी डिसीजन करते हैं वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन करें। चाहे आप उस जो भी आपका सर्विस यूज़र है आप उसको इन्फॉर्म करें, अगर वो उस कंडीशन में नहीं है तो आप उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको इन्फॉर्म करें कि आप उनके लिए जो नेसेसरी ट्रीटमेंट है वो क्या है। क्योंकि समटाइम्स जो उनके अटेंडेंट्स होते हैं या फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनकी जो डिमांड होती है वो ये होती है कि पेशेंट में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, जबकि थेरेपिस्ट इस चीज़ को समझता है कि भाई पेशेंट की तो ये नीड है ही नहीं। इसका मेन जो पहला पहला जो चीज़ है जो हमने ट्रीट करनी है वो तो उसकी नीड, उसका चैलेंज डिफरेंट है। तो आपने जो भी ट्रीटमेंट देना है, आपने उसके जो भी कंसर्न पर्सन हैं उनको इन्फॉर्म्ड डिसीजन के साथ देना है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एक बहुत
बड़ी जो हमारे मुल्क के अंदर प्रैक्टिस लैक करती है उसमें ये है कि इन्फॉर्म नहीं किया जाता, बताया नहीं जाता और टाइम फ्रेम नहीं बताया जाता, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग थेरेपीज को या सर्विसेज को इसलिए डिसकंटिन्यू कर देते हैं क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि 2 साल हो गए, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। तो आपको बिफोर स्टार्टिंग योर ट्रीटमेंट इट इज़ योर ड्यूटी टू इन्फॉर्म देम कि भाई ये प्रोसेस बड़ा स्लो है, इसमें 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, या ग्रेजुअली जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगी। तो इसके साथ ही मैं अपना जो टॉपिक है उसको डिस्क्लोज करती हूँ विद दिस मैसेज दैट this is our responsibility to celebrate the diversity and promote the human right of people with disability. So it is our responsibility to work together to ensure people with disability enjoy the same rights as everyone else. इसी के साथ देयर इज एन इम्पॉर्टेंट मैसेज कि से ग्लोबल ने फिजियो एड के नाम से एक प्रोग्राम का इनिशिएटिव लिया है क्योंकि पेंडेमिक की सिचुएशन है और ऐसे में बार बार इस्लामिक सिचुएशन को बताया जा रहा है कि इफ़ इट इज़ नॉट नेसेसरी डू नॉट अप्रोच द हॉस्पिटल। तो ऐसे में से ग्लोबल जो है वो आपको आप अगर किसी भी फिजिकल या मेंटल चैलेंज को फेस कर रहे हैं, आप हमारे ये जो जितने भी नीचे नंबर चल रहे हैं या फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, लिंक्डइन पर, इंस्टा पर हमारे पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपकी अगर कोई भी कंडीशन है या कोई भी चैलेंज है, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और हम आपको सेशंस दे सकते हैं ऑनलाइन, या आप हमसे जो है वो फेस टू फेस सेशंस भी ले सकते हैं। तो आप इस प्रोग्राम में अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, फिजियो एड के नाम से ये प्रोग्राम है, या कोई मेंटल डिफ़िकल्टी आपको आ रही है, तो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट भी अवेलेबल हैं और थेरेपिस्ट भी अवेलेबल हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं वाया फ़ोन, इंस्टा या फेसबुक फॉर कंसल्टेशन फॉर सेशंस। एंड with this message, I'll wind up my session. Thank you so much.